RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि सत्यपाल मलिक ने बीती दिनों द वायर को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और वो संगीन इल्ज़ामात इस प्रकार के थे कि 40 CRPF के जवानों की जो शहादत हुई थी 2019 में पुलवामा में, उसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेलियर पर फोड़ा था उन्होंने और कहा था कि दरअसल ये हमारी नाकामी की वजह से हुआ। उसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किरकिरी हो रही है, उनसे सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि जवाब देने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, किसी भी सूरत में बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके बहुत ही प्रिय करीबी गृह मंत्री अमित शाह जी ज़रूर बोल रहे हैं। इससे पहले अमित मालवीय ने बोला था, इस पर रिएक्ट किया था और बीजेपी की तरफ से कंप्लीटली साइलेंस था, मीडिया में भी साइलेंस था, मिनिस्ट्री मीडिया पूरी तरह से खामोश था। लेकिन अब जबकि अमित शाह ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है तो मिनिस्ट्री मीडिया में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों तक किसी भी चीज़ को ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था। बात दरअसल ये है कि आज से करीब 10-12 दिन पहले द वायर पर एक इंटरव्यू अपलोड किया गया, जो इंटरव्यू पत्रकार करण थापर ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ किया था, जिसमें उन्होंने कई सारे सेंसिटिव इश्यूज़ पर बातचीत की थी। तो जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद से ही मानो हंगामा मच गया और चारों तरफ से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों के बौछार कर दिए। हम आपको वो इंटरव्यू भी बताएंगे जिसमें करण थापर ने सत्यपाल मलिक से किस तरह की बातें की और सत्यपाल मलिक ने किस तरह का जवाब दिया, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर पुलवामा अटैक का था। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे खुलासे किए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन खास तौर पर पुलवामा अटैक के बारे में बताएंगे क्योंकि पुलवामा अटैक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, इसमें हमारे CRPF के 40 जवानों की जानें चली गई और ये हमारी सरकार की नाकामी की वजह से हुआ सत्यपाल मलिक के अनुसार। तो आइए आपको पूरा इंटरव्यू आपको बताते हैं। सत्यपाल मलिक से करण थापर इंटरव्यू के शुरू में महबूबा मुफ्ती की सरकार बनाने से मुतालिक बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जब महबूबा मुफ्ती ने अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया था और बता दिया था कि उनके पास अक्सरियत है, तो आपने असेंबली को क्यों भंग कर दिया जम्मू कश्मीर की और उनकी सरकार को क्यों नहीं बनने दिया। उसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि दरअसल उस वक्त ईद का दिन था, हमारा रसोइया तक छुट्टी पर था, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो फैक्स को रिसीव कर सके, इस वजह से हमारे पास उनका मैसेज नहीं पहुंच पाया। इसके काउंटर में सत्यपाल मलिक से करण थापर सवाल करते हैं कि जब आपको पता था कि महबूबा मुफ्ती के पास बहुमत है तो फिर आपने उन्हें 2-3 दिन का समय क्यों नहीं दिया। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि देखिए, सरकार बनाने का एक सिस्टम होता है, हमारे पास लेटर आना चाहिए मेजॉरिटी का, जब हमारे पास लेटर नहीं आया तो हम कैसे बना सकते हैं। जहाँ तक बात है अप्रोच करने की, तो केवल फैक्स ही अकेला माध्यम नहीं था अप्रोच करने का, उसके अलावा कई सारे माध्यम थे। वो अपने आदमी भेज सकती थी, 2-3 फ्लाइट्स आती है जम्मू से श्रीनगर, और भी इसके अलावा संसाधन थे, लेकिन उन्होंने हमको अप्रोच नहीं किया, इस वजह से हम उनकी सरकार नहीं बना सके। बहरहाल ये तो वो सवाल था जिस पर पहला उन्होंने जवाब दिया। अब आगे वो जंप करते हैं और सीधे पुलवामा पर सवाल करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि जब इससे पहले ही इंटेलिजेंस का इनपुट था कि हमला हो सकता है, तो फिर आपके गवर्नर रहते हुए हमारे CRPF के 40 जवानों की शहादत कैसे हो गई। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि CRPF के लोगों ने उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्रालय से संपर्क किया था और उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनसे एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया गया था और आखिरकार मजबूरी में उनको बाय रोड ही गुजरना पड़ गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर मुझसे एयरक्राफ्ट मांगा जाता तो मैं ज़रूर देता, केवल 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया गया, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सत्यपाल मलिक रात में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि हमारी कमी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और जवानों की जानें गई। तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकौल सत्यपाल मलिक के ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर आप खामोश रहिए। यहाँ तक कि NSA अजीत डोभाल भी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी आप खामोश रहिए। सत्यपाल मलिक ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री से बताने से पहले मैंने इंटरव्यू में ये सारी बातें कह दी थी और वो इंटरव्यू दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया था। तो उस इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कह दी थी, लेकिन चूंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनको मना कर दिया और कहा कि यह कोई दूसरी बात है, तो वहीं पर वो खामोश हो गए। ऐसा सत्यपाल मलिक इंटरव्यू में बताते हैं। सत्यपाल मलिक ने आगे ये भी कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोभाल ने मुझसे कहा कि आप खामोश रहिए, उसके बाद से मुझे महसूस हो गया था कि अब ये पूरा ब्लेम पाकिस्तान की तरफ जाने वाला है।
आपको बता दें कि जब 14 फरवरी सन 2019 को इतना बड़ा हादसा हुआ था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड के अंदर ब्रिटिश एडवेंचर बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। उसके बारे में सत्यपाल मलिक ने बताया कि चूंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में किसी तरह का कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था तो उन्होंने ढाबे से फ़ोन किया था। यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यपाल मलिक को कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर खामोश रहिए, तो करण थापर इसको इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको क्रेडिट लेने वाले थे और पाकिस्तान पर ब्लेम गेम खेल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से वोट हासिल करना चाहते थे, सिंपैथी के नाम पर, जवानों की शहादत के नाम पर। और हुआ भी बिल्कुल वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खूब भुनाया और अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा से बन गए। इसके आगे करण थापर अगला सवाल करते हैं कि आपके ही इंटरव्यू के अनुसार आपने बताया था कि रूट सैनिटाइज नहीं था, तो इस वजह से भी इतना बड़ा हादसा हुआ। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि इस रूट को सैनिटाइज नहीं किया गया था और इस पूरे रूट पर करीब 8 से 10 लिंक रोड मिलते हैं और किसी भी लिंक रोड पर कोई भी सिक्योरिटी का कोई अमला नहीं खड़ा था, कोई भी किसी भी लिंक रोड से आकर के गाड़ी टकरा सकता था, ये सत्यपाल मलिक बताते हैं। करण थापर का अगला सवाल था, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित भारत में किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस तरह का हमला कराया गया? इसके जवाब में सत्यपाल मलिक बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इंटरनली इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं प्रोवाइड किए जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस घटना में करीब 300 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, जबकि जुनेद हाशमी जो वहाँ के पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, उनके अनुसार वो कहते हैं कि इसमें केवल और केवल 40 किलो आरडीएक्स था, बाकी एमोनियम नाइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल किया गया था और ये 300 किलो का नहीं था बल्कि केवल 200 किलो का था। बहरहाल हादसा हो गया, चाहे 300 किलो हो, 200 किलो हो, 40 किलो आरडीएक्स हो, 400 किलो हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। सत्यपाल मलिक बताते हैं कि दरअसल पाकिस्तान से इसको इम्पोर्ट किया गया और इम्पोर्ट करने के बाद में एक बहुत बड़ा फेलियर हमारा ये भी रहा है कि करीब 10 से 12 दिन वो गाड़ी उस इलाके में ऐसे ही घूमती रही, लेकिन किसी ने उसको ट्रेस नहीं किया और किसी तरीके से वो गाड़ी पकड़ने में नहीं आ सकी। यही कारण है कि आसानी के साथ इतना बड़ा हादसा वो करने में कामयाब हो गई। करण थापर बार बार ग्रिल कर रहे थे और कहते थे कि ये पूरा वाकया जो हुआ वो सरकार की नाकामी की वजह से हुआ। तो इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं यस, हाँ बिल्कुल सरकार की नाकामी की वजह से हुआ, सरकार की इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ और मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का उस वक्त गवर्नर था। करण थापर कहते हैं कि द होल इंडियन सिस्टम फेल्ड। तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं एवरीबडी वाज फेल्ड। पुलवामा घटना से मुताल्लिक आखिरी सवाल में करण थापर सत्यपाल मलिक से पूछते हैं कि सत्यपाल मलिक जी बताइए कि क्या कभी पूरी सच्चाई निकल कर सामने आ पाएगी, हम लोग जान पाएंगे पुलवामा घटना की? तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक बताते हैं कि बिल्कुल बात सही है और ये पूरी जानकारी सरकार को है, लेकिन सरकार अपनी गलती कैसे बताएगी? सत्यपाल मलिक ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये बात कही कि मोदी सरकार ने अपनी इस नाकामी को और 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को बहुत ही कामयाबी और चतुराई के साथ चुनाव के लिए इस्तेमाल कर लिया और उसको आसानी के साथ वोट में तब्दील करा लिया। करण थापर ने सत्यपाल मलिक से ये पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके पुलवामा घटना को चुनाव के फायदे के लिए इस्तेमाल किया? तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं इस भाषा में नहीं कह सकता हूं जैसा आप बोल रहे हैं। इस पर करण थापर ने कहा तो आप अपनी भाषा में बता दीजिए। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मेरी भाषा में ये है कि सरकार को इस पूरी घटना को तह में जाने के बजाय, हो सकता है कि वो तह में भी गए हों, लेकिन इसको दूसरे तरीके से मोड़ दिया गया। यानी ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने अपने फायदे के लिए इसको यूज कर लिया। यहां तक दवायर का इंटरव्यू पुलवामा हमले से संबंधित था। अब इसके आगे वो सवाल करते हैं कि कश्मीर का जो धारा 370 हटाया गया उसको यूटी में तब्दील किया गया, यूनियन टेरिटरी में, ये आप इसको कैसे देखते हैं? तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 कश्मीर से ख़त्म किया गया और उसके एक दिन पहले मुझे बताया गया। करण थापर कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप सिटिंग गवर्नर थे, आपको बताया तक नहीं, जबकि पावर आपके हाथ में थी। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि इसका मैंने बुरा नहीं माना। और एक बात और उन्होंने एड ऑन किया, उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि दिल्ली जो है कश्मीर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हम जो कुछ भी करेंगे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को इस स्टेट से हटा करके उसको डिग्रेड कर दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि दरअसल धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतना ज़्यादा शेमफुल नहीं था जितना कि उसको यूटी में तब्दील कर देना था। उसकी बेसिक वजह उन्होंने ये बताई कि दरअसल दिल्ली ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उसको यूटी में इसलिए बदल दिया क्योंकि जब यूटी रहता है तो जो भी पुलिस कंट्रोल होता है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है,
लेकिन जब वो स्टेट होता है फुल फ्लेज्ड तो वो असेंबली के अंडर में होता है, गवर्नर के अंडर में होता है। ऐसी सूरत में अगर प्रधानमंत्री मोदी धारा 370 हटाते तो उनको ये खतरा था कि पुलिस वहाँ की रिवोल्ट कर देती, क्योंकि पुलिस असेंबली के कंट्रोल में थी। इसी वजह से उन्होंने उसको यूटी में बना दिया ताकि सीधे सीधे पुलिस गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आ जाए। ये बेसिकली फियर था सत्यपाल मलिक के बताने के अनुसार। यही कारण है कि सत्यपाल मलिक फर्दर बताते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर की समस्याओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इल इन्फॉर्म्ड हैं उनके बारे में, वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं। सत्यपाल मलिक बताते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं धारा 370 को तो नहीं, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर के मैं ज़रूर मना कर देता, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को जानता था। इसके बाद सत्यपाल मलिक से करण थापर बेहद अहम सवाल करते हैं और वो सवाल होता है दो प्रोजेक्ट से संबंधित, एक रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम और दूसरा हाइडल पास स्कीम। रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम को जम्मू कश्मीर में लागू कराने के लिए आरएसएस लीडर राम माधव बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे और दूसरा हाइडल पास स्कीम था, इसके लिए हसीब द्राबू बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे। इन दोनों का नाम था। और ख़ास बात यह है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट, ये दोनों स्कीम अगर जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता, पास हो जाता, तो फिर इसका 300 करोड़ रुपए का फ़ायदा मिलता किसको? सत्यपाल मलिक को। यानी 150 करोड़ एक स्कीम का, 150 करोड़ दूसरी स्कीम का, तो दोनों स्कीम मिलाकर के 300 करोड़ रुपए हमें मिलते। लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी रिजेक्शन के बाद में राम माधव दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे पास गवर्नर हाउस आए और हमसे पूछा कि आपने वो स्कीम कैंसिल कर दी? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैंने कैंसिल कर दी। बस उन्होंने कहा चिट्ठी चली गई? उन्होंने कहा हाँ चली गई होगी, फिर भी पूछता हूँ। तो बहरहाल ये कैंसिल हुआ, राम माधव अपसेट हो गए। और जब ये बात इन्होंने खुल करके बताई कि 150 करोड़ रुपए का ऑफर था इस स्कीम को लागू करवाने पर, तो राम माधव ने इनको डिफेमेशन सू करने के लिए कहा। अब ऐसी सूरत में इनका ये मानना है कि चाहे हसीब द्राबू हों या फिर आरएसएस के ये लीडर राम माधव हों, इन दोनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सत्यपाल मलिक बताते हैं कि इन दोनों स्कीमों से संबंधित जो लोग फ़ायदा उठाते वो प्रधानमंत्री के करीबी थे। करीबी कौन कौन? एक तो ये है कि रिलायंस अंबानी, और दूसरा राम माधव आरएसएस वाले, और तीसरा हसीब द्राबू का नाम उन्होंने लिया क्योंकि हसीब द्राबू प्रधानमंत्री के करीबी थे। जब सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री के करीबी लोग शामिल हैं, उसके बाद नेचुरली करण थापर का यही सवाल होना था कि क्या प्रधानमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ये सवाल किया भी। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं ये बात सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करप्शन से कोई बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है। उसके सबूत में वो बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री को गोवा के बारे में जानकारी दी और गोवा के करप्शन के बारे में उनको तफसील से बताया और बताया कि ये लो लेवल का करप्शन हो रहा है। तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे दिन सत्यपाल मलिक को फ़ोन करके बताया कि आपकी जानकारी गलत है। इस पर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आपने इसके बारे में किससे जानकारी ली? तो प्रधानमंत्री ने कहा मैंने फलां आदमी से जानकारी ली। तो इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ करके पैसे ले रहा था। और इस कन्वर्सेशन के बाद अल्टीमेटली सत्यपाल मलिक का 1 हफ्ते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब इस तरह का पूरा धमाका खेज इंटरव्यू हुआ तो अंत में करण थापर ने पूछा कि ये आपका इंटरव्यू हो सकता है कि प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, और उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे में पहुँच जाएगा, तो आपको कोई चिंता और फिक्र है? तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, मुझे क्या फ़िक्र है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेज देंगे, बहुत बार मैं जेल गया हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैंने दौलत बनाई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। और जहाँ तक ये सवाल है कि आपने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल क्यों उठाया, इसके जवाब में वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि अगर आप कश्मीर पर दोबारा से बोलेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और जाहिर सी बात है अब जब भी वो खुल कर के बातचीत कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सवाल उठने लगा। और सवाल इस तरह से उठा कि अमित शाह जो इस वक्त गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब जब सत्यपाल मलिक के पास ये खबर पहुंची तो सत्यपाल मलिक ने पलटवार किया और अमित शाह की जबड़े पे हाथ रख दिया और उन्होंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने तो उसी दिन प्रधानमंत्री को बताया था, उससे पहले हमने तो इंटरव्यू दिया था और प्रधानमंत्री ने हमको खामोश रहने के लिए कह दिया था, अजीत डोभाल ने हमको खामोश रहने के लिए कह दिया था, और आप कह रहे हैं कि आपने गवर्नर रहते हुए इसकी जानकारी नहीं दी, इसके बारे में नहीं बोला और अब बोल रहे हैं, जबकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस तरह की बातें मुझसे ना की जाएं। और आपको यहाँ पर जानकारी देते चलें कि जब इस तरह की बातें सामने आई इंटरव्यू के बाद तो वही हुआ जिसको होना था, सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन आ गया। हालांकि सीबीआई का समन इनडायरेक्टली आया,
उनके पास सीबीआई की एक इंक्वायरी करने के लिए सीबीआई के लोग उनके घर के पास आए हुए थे। और इसी दौरान एक और हैपनिंग हो गई कि उनके घर पर करीब करीब 70-80 खाप पंचायतों के लोग आए थे, जिसमें 200-300 की संख्या में लोग थे। तो कुछ खाना वाना बनवाना था, तो उन्होंने एक पार्क में इसका इंतज़ाम कर दिया टेंट लगा करके, जिस पर पुलिस ने एतराज़ किया और कहा इसकी अनुमति नहीं है। इसके रिएक्शन में वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बहरहाल इस तरीके से 4 स्टेट्स के गवर्नर रह चुके, बल्कि अतिरिक्त प्रभार उड़ीसा का भी उनको मिला था और कई सारे अहम पदों पर विधायक रहे, एमपी रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, मंत्री रहे, 4 स्टेट्स के बल्कि 5 स्टेट्स के गवर्नर रहे। तो इस तरह से कई सारे अहम पदों पर रहने के बावजूद सत्यपाल मलिक को कई तरह की दुश्वारियों का सामना है। और यही दरअसल बीजेपी की सच्चाई है, यही प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई है। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की तौर तरीक से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि क्यों हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ताज्जुब करने की चीज़ है। बहरहाल इस पूरे इशू पर आपकी क्या राय है और सत्यपाल मलिक के इस सनसनीखेज खुलासे पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।